8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज कोलालमपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन अपनी मंजिल बीजिंग तक कभी नहीं पहुंचा। और आज तक ये किसी को नहीं पता है कि आखिरकार ये जहाज गया तो गया कहाँ। लेकिन 8 सालों बाद इसकी एक लीड मिली, जिसके बाद ये पता लगा कि अब ये कहाँ पर है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और आपका स्वागत है टेक फैक्ट टीवी की एक और नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात है 8 मार्च 2014 की, मतलब कि आज से लगभग 8 साल पहले मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट MH370 को मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना की कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस फ्लाइट के अंदर 2 पायलट, 10 केबिन क्रू और 227 पैसेंजर मौजूद थे, जो कि ज्यादातर चाइना के रहने वाले थे। दोनों ही पायलट्स को काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अगर प्लेन की बात की जाए तो वो प्लेन 11 साल पुराना था, जो कि बोइंग 777 था। और पास्ट में ना ही इस प्लेन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट था और ना ही इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। और ये मलेशिया और चाइना में चलने वाली एक नॉर्मल सी फ्लाइट थी, जो कि डेली 5 घंटे 34 मिनट मलेशिया से चाइना या फिर चाइना से मलेशिया जाया करती थी। लेकिन वो दिन उस फ्लाइट के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, ये एबनॉर्मल से भी कुछ ज्यादा ही था। भले ही मलेशियन एयरलाइंस को 5 घंटे 34 मिनट के लिए फ्लाई करना था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें कुछ ज्यादा ही फ्यूल डाल दिया गया था, जिससे कि वो 7 घंटे 41 मिनट तक फ्लाई कर सकता था। मतलब कि अपनी रिक्वायरमेंट से 2.25 घंटे ज्यादा, जो कि एविएशन में बिल्कुल नॉर्मल है। और वो इसलिए क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन या फिर खराब मौसम होता है और ऐसे में अगर प्लेन को किसी और जगह पर भेजना पड़ जाए, तो इस चीज के लिए प्लेन के पास एक्स्ट्रा फ्यूल होना चाहिए। Malaysian 370 standby. Malaysian 370 request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. ये दिन था 8 मार्च 2014 का और टाइम हो रखा था रात के 12:42, जब फ्लाइट अपने रूटीन के हिसाब से कोलालमपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर जाती है। टेक ऑफ के बाद फर्स्ट पायलट कोलालमपुर एयरपोर्ट से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ के बाद प्लेन की डायरेक्शन को साउथ चाइना सी की तरफ कर दिया गया और टेक ऑफ के 20 मिनटों बाद यानी कि रात के 1:09 पर प्लेन में लगे ट्रांसपोंडर ने प्लेन की लोकेशन कोलालमपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार को भेज दी। ये प्लेन में लगे ट्रांसपोंडर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने आसपास के रडार्स को अपनी लोकेशन भेजता रहता है। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन इसके सिर्फ 10 मिनटों बाद यानी कि 1:19 पर जब फ्लाइट मलेशियन जुरिडिक्शन को छोड़कर वियतनाम के जुरिडिक्शन के अंदर जाने लगी, तो कोलालमपुर एयरपोर्ट ने लास्ट बार फर्स्ट पायलट से बात की और ये बोला, Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम की सिटी हो ची मिंह के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। जिसके बाद फर्स्ट पायलट ने सुना भी और उसका जवाब भी दिया, और वो जवाब था गुड नाइट MAS370। ना ही कंट्रोल टावर को पता था और ना ही शायद पायलट को कि ये गुड नाइट का मैसेज MAS70 को मिलने वाला लास्ट मैसेज है। और ये वो वक्त था जब फ्लाइट को टेक ऑफ करे पूरे 37 मिनट बीत चुके थे। और एविएशन में जब तक कोई प्लेन अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो प्लेन अपने आसपास के कंट्रोल टावर से कनेक्ट रहता है। और यहाँ पर भी कुछ यही होना था, जो अब तक नॉर्मल था वो अब एबनॉर्मल होने लगा। अपने आखिरी मैसेज के 3 मिनटों बाद यानी कि रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक से रेडार से गायब हो गई। यानी कि अब प्लेन ना ही कोलालमपुर और ना ही हो ची मिंह के कंट्रोल टावर से कनेक्टेड था। अब ये बात कोलालमपुर एयरपोर्ट के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्हें लगा कि प्लेन अब वियतनामी एयर स्पेस में दाखिल हो गया है, इसी वजह से प्लेन उनके रेडार से गायब हो गया है। लेकिन जब वियतनाम के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने फ्लाइट को अपने रेडार से गायब होते हुए देखा, तो उनको कुछ गड़बड़ लगी। और जब उन्होंने कैप्टन से बात करने के लिए वायरलेस किया, तो वहाँ से उस वायरलेस का कोई भी रिप्लाई नहीं आया। अगले पूरे 18 मिनटों तक वियतनामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल उस प्लेन के पायलट से वायरलेस पे कांटेक्ट करता रहा, लेकिन फिर भी कैप्टन की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जिसके बाद हो ची मिन्ह टावर ने कोलालमपुर के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और उनको ये सिचुएशन अपडेट की। अब ऐसी सिचुएशन में 1 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालमपुर एयरपोर्ट ने पूरे 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल कोऑर्डिनेशन रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 हो चुके
चुके थे और यही वो टाइम था जब MS-370 को बीजिंग के एयरपोर्ट पर लैंड करना था, जिसमें कि एक उम्मीद थी कि क्या पता वो प्लेन वहां पर लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। और फिर 6:32 पर जहां पे प्लेन की लास्ट लोकेशन देखी गई थी, उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन करा गया, जिसमें 7 कंट्रीज की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने फ्लाइट MS-370 को गल्फ ऑफ आइलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पे ढूंढना शुरू किया। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे प्लेन तो क्या, प्लेन का कोई नामो निशान नहीं था। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता लग चुका था। टीवी, न्यूज वेबसाइट्स और सोशल मीडिया में भी यही खबर दिख रही थी, जिसमें कि दूसरी कंट्री की रेस्क्यू टीम भी इस मिशन का पार्ट बन गई। प्लेन का अचानक से सभी रेडार से गायब हो जाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था, और अगर वो अपनी लास्ट लोकेशन पे क्रैश भी होता तो इतने बड़े जहाज का कोई ना कोई पार्ट तो पानी पर मिलना चाहिए था। अगले पूरे 4 दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई, जिसने की सभी रेस्क्यू टीम को हिला कर रख दिया। 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MS-370 जब रेडार से गायब हुई थी, तो वो सिर्फ सिविलियन रेडार से गायब हुई थी, लेकिन वो फ्लाइट मलेशियन मिलिट्री के रेडार पर पूरे 1 घंटे तक विजिबल थी। और जिसके बाद जो कुछ भी हुआ वो कुछ इस तरह था। रेडार से गायब होने के बाद चंद मिनटों के लिए वो फ्लाइट राइट की तरफ टर्न हो गई और फिर वापस से यू टर्न लेती हुई मलेशिया की तरफ मुड़ गई। पूरे 31 मिनट बाद फ्लाइट ने मलेशिया के शहर पीनिंग के ऊपर से गुजर गई और फिर वो फ्लाइट मलाका स्टेट की तरफ मुड़ गई। और फिर आखिरी बार जहां तक मलेशियन मिलिट्री के रेडार की रेंज थी, फ्लाइट MS-370 इंडियन ओशन के इस एरिया तक देखा गया और इस वक्त टाइम था रात के 2:22। जिसके बाद ना ही ये फ्लाइट मिलिट्री रेडार पे शो हुआ और ना ही किसी सिविलियन रेडार पे। पूरी रेस्क्यू टीम और इस मिशन से जुड़ा हुआ हर एक इंसान ये गुत्थी सुलझाने में जुड़ा हुआ था कि आखिरकार प्लेन गया तो गया कहां पर। और जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि आखिरकार प्लेन ने बिल्कुल शार्प यू टर्न क्यों लिया। जो रेस्क्यू टीम गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में सर्च मिशन कर रही थी, वो टीम अब इंडियन ओशन के इस हिस्से में सर्च मिशन करने लगी, लेकिन यहाँ पर भी प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली और उसने फिर से सारी सिचुएशन चेंज कर दी। पता ये चला कि वो प्लेन 2:22 पर मिलिट्री रेडार से गायब हुआ था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में था। दोस्तों, इसमें मैं आपको बता दूं कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल सी बात है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी तरीके से खराब हो जाता है, तो उस टाइम पर बोइंग प्लेन सैटेलाइट से कनेक्ट रहने की कोशिश करता है। प्लेन हर एक घंटे में प्लेन से 35,000 किलोमीटर दूर फ्लाइट इनमास सैटेलाइट को अपनी लोकेशन भेज रही थी। इस सैटेलाइट में सेव डेटा की मदद से एक्सपर्ट्स ने एक कैलकुलेशन की, जिसके बाद फ्लाइट MS-370 के अगले मूव का भी पता लग गया। एक्सपर्ट्स को ये पता लगा कि मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद प्लेन एक डायरेक्शन में मुड़ गया और उस डायरेक्शन में 5 घंटे तक इंडियन ओशन के ऊपर घूमता रहा। सुबह के 8:19 पर फ्लाइट MS-370 ने आखिरी बार सैटेलाइट से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, जो कि उस प्लेन से मिलने वाला लास्ट सिग्नल था। इसके बाद ना ही इस प्लेन ने किसी सैटेलाइट से कांटेक्ट किया और ना ही वो किसी और रेडार पर शो हुआ। मतलब कि जिस टाइम पर प्लेन को रेस्क्यू करने का मिशन चला दिया गया था, उस वक्त भी प्लेन फ्लाई कर रहा था। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट में इंडियन ओशन के ठीक इस कर्व पे आकर जहाज का सैटेलाइट से भी सिग्नल टूट चुका था। मतलब कि प्लेन को वहां तक पहुंचने में पूरे 8 घंटे लगे थे और लगभग प्लेन में फ्यूल भी कुछ इतना ही था। तो अब इस बात के काफी ज्यादा चांसेस हैं कि फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन वहीं कहीं क्रैश हो गया होगा। ये कर्व पूरे इंडिया से भी काफी बड़ा है और यहाँ पे किया गया था एक डीप सी सर्च मिशन। MS-370 को ढूंढना काफी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिलेगा तब तक ये पता नहीं लगेगा कि क्रैश से पहले प्लेन के अंदर क्या कुछ हो रहा था। कई महीने नहीं बल्कि कई सालों तक यहाँ पे सर्च मिशन चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी ना ही प्लेन और ना ही कोई प्लेन का पार्ट मिल रहा था। 3 सालों के बाद इस डीप सी मिशन को भी खत्म कर दिया गया, जिसमें कि $160 मिलियन तक का खर्चा हो चुका था। सर्च के दौरान प्लेन का तो कुछ अता पता नहीं मिला, लेकिन 2015 में यानी कि प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का राइट फ्लैपरोन तैरता हुआ आइलैंड ऑफ रियूनियन के पास जा पहुंचा। ये प्लेन का वो हिस्सा होता है जो कि लैंडिंग के वक्त प्लेन में काफी ज्यादा काम आता है। जब इस फ्लैपरोन के मिलने के बाद तहकीकात की गई तो फिर एक और खौफनाक हकीकत से सामना हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस वक्त प्लेन पानी में क्रैश हुआ होगा उस टाइम पर ये प्लेन में से टूटकर निकल गया होगा, जिसका मतलब ये है कि प्लेन जब क्रैश हुआ तो वो
अपनी नोज की दम पे क्रैश हुआ। बीते और कुछ सालों में उस प्लेन के कुछ और पार्ट अफ्रीका के तट पर मिले और आज तक ना ही वो प्लेन और ना ही उस प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का कुछ सुराग मिला। मलेशियन फ्लाइट MH370 के अंदर क्रैश होने के पहले इसमें क्या कुछ हुआ ये किसी को भी मालूम नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि वो प्लेन हाईजैक हुआ था और कुछ ये कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट की वजह से उस प्लेन का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट टूट गया और ऑक्सीजन की वजह से प्लेन में बैठा हर कोई इंसान बेहोश हो गया था। आखिरकार ये पूरा किस्सा क्या था ये तो ब्लैक बॉक्स में मौजूद उस रिकॉर्डिंग को भी पता था, जो कि प्लेन के साथ ही इंडियन ओशन में कहीं गायब है। MS370 के गायब होने के पूरे 8 साल बाद फरवरी 2022 में प्लेन की फिर से मिलने की उम्मीद दिलाई गई। एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने ये दावा किया कि वीक सिग्नल प्रोपोगेशन एनालिसिस से उसने प्लेन की रियल लोकेशन का पता लगा लिया है और हैरत अंगेज तरीके से जो रिचर्ड ने लोकेशन बताई थी वो भी इसी इंडियन ओशन के कर्व्ड एरिया में मौजूद है। उसने ये बताया कि ठीक इस एरिया में 4000 मीटर नीचे वो प्लेन मौजूद है। ये उतनी गहराई है जितना कि टाइटैनिक समुद्र के नीचे है। अब अथॉरिटीज रिचर्ड के इस क्लेम को कितना सीरियस लेती है और इस पे सर्च मिशन चलाती है या फिर नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपसे बात करने वाला हर कोई इंसान आपकी बात को ध्यान से सुने और सीरियसली ले तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, जिसमें कि मैंने 12 ऐसे फिजियोलॉजिकल फैक्ट्स बताए हैं जो कि आपके काफी ज्यादा काम आएंगे। और ये वीडियो आपको इस आई बटन के अंदर मिल जाएगी। और अगर आपको आई बटन नहीं मिल रहा तो आप यूट्यूब या फिर फेसबुक जाकर सर्च कर सकते हैं SL वीडियो #68 टेक फैक्ट टीवी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।